अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल और जवाब। हमने माक़बल वाले सबक के अंदर क्लास 10th का उर्दू जो है दरख्शा, उसको चैप्टर नंबर 11 तक हमने पढ़ा दिया था। तो आज उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। यानी एक सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, तो उसका जवाब में जिक्र किया बिहार। कहाँ हुई थी बाबू इनकी पैदाइश? बिहार के अंदर हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया तरेगना। कहाँ कायम किया था? तरेगना के अंदर आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कायम किया था। सवाल नंबर 3 है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया सुनहरा दौर। यानी कि जिस ज़माने के अंदर आर्यभट्ट जैसे साइंसदान मौजूद थे, तो उस ज़माने को, उस दौर को गुप्त अहद कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद 4 नंबर सवाल कहता है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो उसके जवाब में जिक्र किया गुप्त अहद से। किसके था? गुप्त अहद से था। सवाल नंबर 5 कहता है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया पाइथागोरस की। किसका? पाइथागोरस की रहनुमाई करने वाले बंदा कौन है? आर्यभट्ट ही है। ठीक है ना। सवाल नंबर 6 कहता है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया 476 ईस्वी को। कब हुई थी? 476 ईस्वी के इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 8 कहता है जमीन किसके गिर्द घूमती है। ज़मीन, जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि ज़मीन जो है वो चक्कर लगाती है, चांद भी जो है वो चक्कर लगाता है। तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से आपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। आपको ये चीज़ें वहाँ पे मालूम हो गई होगी कि ज़मीन किसके चक्कर लगाती है और चांद जो है वो किसका चक्कर लगाता है कि नहीं। तो इस यहाँ पे जो सवाल जो कायम किया गया उसका आंसर ये है कि सूरज। सवाल क्या है बाबू? ज़मीन किसके गिर्द घूमती है यानी चक्कर लगाती है, तो उसका जवाब में जिक्र किया सूरज के। यानी किसके चक्कर लगाती है ज़मीन? सूरज के चक्कर लगाती है। सवाल नंबर 8 है तरेगना पटना से कितने किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, तो उसके जवाब में जिक्र किया 30 किलोमीटर। कितने हैं? 30 किलोमीटर। सवाल नंबर 9 कहता है आर्यभट्ट की मशहूर किताब कौन सी है, तो उसके जवाब में जिक्र किया आर्य सिद्धांत। कौन सी है? आर्य सिद्धांत। सवाल नंबर 10 कहता है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस सदी से था, तो उसके जवाब में जिक्र किया 5वीं सदी से। यानी कि आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था वो 5वीं सदी से था। उसके बाद अगला सवाल है आर्यभट्ट किस इल्म में माहिर थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया इल्म नुजूम। किसमें? इल्म नुजूम के अंदर ये माहिर फन थे और ये माहिर समझे जाते थे, जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया। सवाल नंबर 12 कहता है बाबू अजीम सूरज ग्रहण कितने साल के बाद लगता है। अजीम सूरज ग्रहण का मतलब होता है यानी मुकम्मल सूरज के अंदर ग्रहण। आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि सूरज के अंदर जो ग्रहण होता है वह जुज़वी होता है और कुल होता है। यानी कि जुज़वी तौर पर भी सूरज के अंदर ग्रहण लगता है और मुकम्मल तौर पर भी ग्रहण लगता है। तो उसी को यहाँ पे सवाल में पेश किया गया कि अजीम सूरज ग्रहण यानी कि बड़ा सूरज ग्रहण, पूरे सूरज को ढांप ले, ऐसा ग्रहण कब होता है, तो 123 साल के बाद। कब होता है बाबू? 123 साल के बाद ये अजीम सूरज ग्रहण लगता है। उसके बाद सवाल नंबर 13 कहता है कि डिसमिल सिस्टम का मूजिद कौन है, तो इसके जवाब में जिक्र किया आर्यभट्ट। सवाल नंबर 14 कहता है आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है। यानी आर्य सिद्धांत और तंत्र ये किताब का नाम है जो आपके दरमियान में जिक्र किया जा रहा है। तो इसके मुसन्निफ कौन है, तो उसके जवाब में जिक्र किया आर्यभट्ट है। कौन है बाबू? आर्यभट्ट। सवाल नंबर 15 कहता है किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है, तो उसके जवाब में जिक्र किया आर्यभट्ट ने। क्योंकि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा आर्यभट्ट ने ही साबित किया था कि ज़मीन क्या है? गोल है। सवाल नंबर 16 कहता है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, तो उसके जवाब में जिक्र किया ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण बोलते हैं।
सवाल नंबर 17 कहता है जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से साबका पड़ता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया दो, यानी कि दो तरह के क्या कहते हैं ग्रहण से साबका पड़ता है। सवाल नंबर 18 कहता है मुल्को बिरोने मुल्क के साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहदा के लिए कब पटना पहुंचे? तो उसके जवाब में जिक्र किया 2009 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे बाबू? 2009 ईस्वी में मुल्क और बिरूने मुल्क के बड़े बड़े साइंसदां यहाँ पे यानी कि पटना के अंदर तरेगना जगह पे ये पहुंचे हुए थे। सवाल नंबर 19 कहता है आर्यभट्ट की वफात कब हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया 564 ईस्वी के अंदर आर्यभट्ट इस दुनिया से चल बसे। सवाल नंबर 20 कहता है आर्यभट्ट की वफात कितनी उम्र में हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया 88 साल। समझ रहे हैं? तो ये रहा आपके दरमियान ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। अब चलिए आपके जो किताब के अंदर जो दिया गया है मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात उसको हल कर लेते हैं। तो अब आपके किताब का जो मारूजी सवालात है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल बाबू दिया गया है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ये आपकी किताब के अंदर ये सवाल है। आप देखेंगे तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है ना। तो उसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट की पैदाइश जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बिहार के अंदर हुई थी, ठीक है ना। 2 नंबर सवाल कहता है बाबू आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? यानी तजर्बागाह का मतलब हमने पहले भी समझा दिया था, बट यहाँ भी आपको बता देना चाहता हूँ तजर्बागाह का मतलब होता है जहाँ पर बैठकर आर्यभट्ट रिसर्च किया करता था, उसी को उर्दू में कहते हैं तजर्बागाह, ठीक है ना। यानी वो जगह जहाँ से तजर्बा की जाए और जहाँ से रिसर्च किया जाता है उसी जगह को तजर्बागाह उर्दू के अंदर कहा जाता है। तो कौन सी जगह थी बाबू? तो तरेगना, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है ये पटना के अंदर तरेगना कहाँ है बाबू? पटना के अंदर है। पटना से जुनूब में 30 किलोमीटर ये दक्षिण में है, ठीक है ना, जैसा कि आपने पढ़ा है माकबल में। सवाल नंबर 3 कहता है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो उसके जवाब में देखें सबसे पहले नंबर में उसके जवाब जो जिक्र किया सुनहरा दौर कहा जाता है। कैसा दौर कहा जाता है बाबू? सुनहरा दौर कहा जाता है। सवाल नंबर 4 कहता है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो उसके जवाब में जिक्र किया गुप्त अहद से था। किससे था बाबू? इसका अलिफ सही होगा। सवाल नंबर 5 कहता है आर्यभट्ट ने किस साइंसदा की रहनुमाई की थी? रहनुमाई का मतलब होता है यानी कि उसको राह दिखाया था। तो उसके जवाब में जिक्र किया पाइथागोरस की। किसकी रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है ना। उसके बाद आपकी किताब का मुख्तसर सवालात देखेंगे। ये तो रहा मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि बिल्कुल छोटा सवालात। उसके बाद ये मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात यहाँ से फिर पेश किया जाएगा। सवाल नंबर 1 कहता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। यानी क्या कहा कि सूरज के अंदर और चांद के अंदर जो ग्रहण लगता है मुख्तसरन बयान करें, थोड़ा सा उसके बारे में बयान करें। तो आप तो किताब पढ़ लिए तो किताब से भी आपको काफ़ी ज़्यादा तजर्बा हो चुका होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण यानी ग्रहण लिखा है कायनात में पेश आने वाला एक जोग्राफियाई वाक़या है और इसकी सूरत यूँ होती है कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर साया पड़ जाने को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, जाहिर सी बात है, आप पूरब की दिशा में खड़े हो और फिर आपके सामने एक और कोई बीच में आपके सामने कोई और आदमी खड़ा हो, फिर बीच में किसी चीज़ या निखा पर्दा हो या किसी तीसरे की एंट्री हो जाए तो फिर क्या होगा कि आप अगला अपने सामने पहले जो आपके सामने खड़ा था आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो आपको बखूबी आप अच्छी तरीके से चैप्टर के अंदर ही समझ लिए थे कि इसके ऊपर यानी कि सूरज के अंदर ग्रहण कैसे लगता है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाना या साया पड़ने को ग्रहण के नाम से जानते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को यानी कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा बाबू चांद ग्रहण, ठीक है ना। यानी जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण वाक़ई होता है, ठीक है ना, जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया। ठीक, 2 नंबर सवाल कहता है आर्यभट्ट की कहते हैं आर्यभट्ट की पैदाइश जो है
तो 476 कितना है बाबू, 476 ईस्वी है। और इसकी वफात जो है 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई। आगे बयान करते हैं, तारीखी लिहाज से आर्यभट्ट गुप्त दौर में था और वो गुप्त हुक्मरानों का मुआसिर था। यानी क्या था बाबू, वो गुप्त दौर जो था वो हुक्मरानों का मुआसिर था, ठीक है ना, वही उनका ज़माना था, यानी बादशाहों का ज़माना था। आ रही बात समझ में। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा, तरेगना के महल्ले वकूफ 5 जुमले लिखिए। कितना लिखना बाबू, 5 जुमला लिखना है। तो उसके जवाब में कहता है, तरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर तरेगना ही के हल्के में आते हैं। यानी तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। यानी कि इसकी हुदूद और इसकी चेहार दीवारी को साहिब किताब ने यहाँ पे जिक्र किया, ठीक है ना। तरेगना के महल्ले उक्कू को देख कर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फिज़ा साफ रहती है। यहाँ से तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहकीक करना निस्बतन आसान है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे फिज़ा साफ रहेगा तो आसमान के अंदर जो तारे और सितारे जो निकलते हैं तो उसकी तहकीक करना और उसकी मालूमात करना, उसके ऊपर रिसर्च करना बनिस्बत उन जगहों के जहाँ पे बादल का इम्कान छाया रहता है, इम्कान होता है, तो फिर वो आसान हो जाता है, ठीक है ना बाबू। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपनी जोग्राफियाई तहकीक के लिए इस मकाम को मुंतखब किया और वहाँ अपने तहकीक के लिए एक तजर्बा गाह बनाया था, ठीक है ना। तो ये रहा तीसरा नंबर सवाल का जवाब। चौथा सवाल कहता है बाबू कि क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से देख सकते, अगर नहीं तो क्यों। यानी कि सूरज के अंदर ग्रहण जो लगता है तो हम उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो उसकी वजह क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं, सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देख सकते। समझ रहे ना। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से देखा जाएगा तो साइंसदानों का कहना है कि ऐन मुमकिन है कि नंगी आँख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बिनाई जाती रहे। यानी कि जो अपने सामने से देखे और सूरज ग्रहण के अंदर की, अगर सूरज के अंदर जो ग्रहण लगता है उसको अपनी आंखों से बज़ाहिरी तौर पर देख ले, तो साइंसदानों का कहना यह है कि उसकी आंखों की रोशनी जाती रहेगी, ठीक है ना। हाँ, किसी बर्तन में पानी रख कर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स को अगर देखा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, है कि नहीं। जैसा कि उसके अक्स यानी साया को अगर देखा जाए तो फिर उससे कोई आँख को नुकसान नहीं होगा। फिर सूरज ग्रहण के लिए ख़ास किस्म का शीशा आता है, इस शीशा में ग्रहण को देखने से भी आँख को कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि आज तो ज़माना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हर चीज़ को देखने के लिए आलात मौजूद हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी सवाल नंबर 4 को यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से समझाया, जो सवाल पूछा है उसके मुताबिक यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दिया गया, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है बाबू कि 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। यानी 2009 ईस्वी में सूरज के अंदर जो ग्रहण लगा था तो उसकी अहमियत को बयान किया जाए। तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं, 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है। यानी कि ये सूरज ग्रहण 21वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा। यानी कि 2009 ईस्वी के अंदर 21वीं सदी 2009 में जो सूरज के अंदर ग्रहण जो लगा था, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था, ठीक है ना। और इस तरीके के सूरज ग्रहण को देखने के लिए फिर 100 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी को कहा यहाँ पे कि फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन 24 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे। यानी कि नासा के अंदर जे एंडरसन जो है ये 24 सालों से सूरज के अंदर ग्रहण सूरज के अंदर ग्रहण कैसे लगता है उसके ऊपर ये क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकी रिपोर्ट पेश किया।
उस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया कि इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए मुनासिब तरीन जगह सूबे बिहार में सूबे बिहार में वाक़ तरेगना है। क्या भाई, एक मिनट, चलिए इसको कर लेते हैं। सूबे बिहार में क्या है भाई, तरेगना है। फिर क्या था, तरेगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। यानी कि जे एंडरसन ने जैसे अपनी किताब के अंदर ये कह दिया कि सूरज के अंदर जो ग्रहण लगता है और उसको देखने के लिए वो एक ही जगह है, तरेगना है, तो जैसे उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बातें छापी तो तरेगना को पूरी दुनिया के अंदर शोहरत हो गई और तरेगना जो है पूरी लोगों के दरमियान क्या हो गया, मशहूर हो गया। ठीक है ना। तो ये रहा सवाल नंबर 5 का जवाब। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके दरमियान जो मारूसी सवालात हैं और उसके मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात जो है वो आपके दरमियान पेश कर दिया गया है। ठीक है ना। और इस वाले वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके सब सवालात और जवाबात पेश कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, सबक समझ में आया होगा। तो चलिए इसी पर इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।